वो कहते हैं ना कि भारत गुलाम हुआ करता था। मैंने उस टाइम ना वो 20 दिन महसूस करके देखा कि गुलामी क्या चीज होती है। और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और शायद उतना अच्छे से इलाज भी नहीं करवाया जा रहा था उस टाइम, क्योंकि एक तो सेकंड लड़की थी। मेरे फादर जो हैं वो मुझे गोद में लेके रो रहे थे। तो उस टाइम घर वालों ने कहा कि अरे इतना क्यों रो रहे हो इसके लिए, मरेगी तो शमशान घाट है और जिएगी तो घर है। नमस्कार आप सभी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में। आज हम जुड़े हैं ऐसे एनजीओ के संस्थापक के साथ जो काफ़ी लंबे समय से समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आइए उनके सफ़र की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड, अपने इतिहास, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद यथार्थ सोमवंशी। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस हमारी जर्नी वीडियो में। मेरा नाम अंजू वर्मा है और मैं हरियाणा के एक छोटे से जिले फतेहाबाद के एक दौलतपुर नामक गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे घर की सेकंड लड़की थी। मेरी जो जर्नी है वो आसान नहीं रही है, बहुत मुश्किलों से भरी रही है। मैं शुरू मेरे जन्म से करती हूँ। मेरा जन्म 26 नवंबर 2002 को मेरे नानी के यहाँ ढोकड़ा एक विलेज है, वहां पे मेरा जन्म होता है और मैं मेरे घर की सेकंड लड़की पैदा हुई। आपको पता है आज से 23 साल पहले एक लड़की पैदा होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और वो भी दूसरी लड़की पैदा होना तो बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। उस समय क्या हुआ कि जो सिनेरियो मुझे अभी भी मेरी मम्मी बताती है तो मुझे याद है। जब मेरा जन्म हुआ, सारी लेडीज हैं, सब कोशिश करती है, दुआएं मांगती है कि लड़का ही पैदा होना चाहिए। मेरी जो बहन है वो मुझसे 7-8 साल बड़ी है एंड उसके बाद एक भाई का ही इंतजार हो रहा था। जब आपको पता है उस टाइम ज्यादा फोन वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। मेरे नानी जी के यहाँ से किसी के पास फोन था तो उसका व्यवस्था करके मेरे दादी के पास खबर पहुंचाई गई। मेरी दादी उस टाइम झाड़ू निकाल रही थी, तो जिस लेडी ने उनको इन्फॉर्मेशन देना था तो उन्होंने कहा कि खाना खा लिया है क्या। बोला कि क्यों, ऐसी क्या बात है, खाना खा लिया। बोला बात कुछ ऐसी ही बताने वाली हूँ कि यदि खाना नहीं खाया है तो फिर खा नहीं पाओगी। तो मेरी दादी ने बोला कि ऐसा क्या है, बताओ ना मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में दूसरी लड़की पैदा हो गई है। उतने में मेरी दादी का झाड़ू वहीं छूट गया और उसके बाद दादी को कुछ समझ नहीं आया कुछ टाइम तक कि ये क्या हो गया। बहुत ज्यादा उतना प्यार नहीं मिल रहा था। मेरी दादी ने मुझे बताया था एक किस्सा कि एक बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और शायद उतना अच्छे से इलाज भी नहीं करवाया जा रहा था उस टाइम, क्योंकि एक तो सेकंड लड़की हूँ। मेरे फादर जो हैं वो मुझे गोद में लेके रो रहे थे। तो उस टाइम घर वालों ने कहा कि अरे इतना क्यों रो रहे हो इसके लिए, मरेगी तो शमशान घाट है और जिएगी तो घर है। तो जैसे आपने अभी सवाल पूछा तो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मैं ऐसे बैकग्राउंड से स्ट्रगल करते हुए ऊपर निकली हूँ। उसके बाद गांव के अंदर पलना बढ़ना, बड़ा होना, पढ़ाई करना। गांव के अंदर क्या होता है ना, मोस्टली चार दीवारी के अंदर ही लड़की को रखा जाता है। एक लड़की को समझा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम ज्यादा हंस नहीं सकती, तुम ज्यादा बोल नहीं सकती, तुम्हें ज्यादा सुनना नहीं है, तुम्हें किसी के सामने नहीं आना है। तो कोई रिश्तेदार आए तो उनको हेलो हाय करके फिर अपने कमरे में चली जाओ। मतलब ये सारी चीजें जो है गाँव में हुआ करती थी, ये वहां का सच्चाई हुआ करता था। और ऐसे ही जगह से मैं पली बड़ी हूँ। मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर ट्रक ड्राइवर रहे हैं और ट्रक ड्राइवरी करके ही उन्होंने, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत गरीबी देखी है, मतलब मैं मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ। मेरे फादर ने दिन रात मेहनत की है अपना ट्रक चलाकर और बहुत अच्छी जिंदगी दी है हम बच्चों को।
और मेरी वीडियो यदि मेरे पापा देख रहे हैं तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ पापा आपका, कि आपने इतने अच्छे से हमें बड़ा किया है, इतने अच्छे संस्कार हमें दिए हैं कि आज खुलकर मैं बोल पा रही हूँ और मैं अपनी आवाज किसी भी जगह जाकर रख सकती हूँ। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका बचपन कैसा था? आपके बचपन में क्या बड़े सपने थे? बचपन अभी मैंने आपको बता दिया है कि मेरा बचपन कैसा रहा है। और सपने तो हर कोई बड़े सपने देखता ही है, लेकिन मेरे केस में कुछ अलग था। मैंने जब एक बच्चे को उतनी समझ आती है कि सपने क्या होते हैं, तब तक शिव जी ने मेरे लिए शायद एक रास्ता ढूंढ ही दिया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद मुझे मेरे सपने हैं या जो भी चीजें हैं वो मुझे समझ ही नहीं आया, बस मैं चलती चली गई। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी तो उस समय आप सबको पता है कि जून में समर वेकेशन होती है बच्चों की, और मेरी भी छुट्टियां स्टार्ट हुई। वो छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले का था, 5वें महीने का लास्ट तारीख था। और मैं बहुत बहुत ही ज्यादा उछलते कूदते हुए मैं अपने घर आई कि अब 1 महीने की छुट्टियां हैं 5वीं में और मजे करूंगी, लेट उठूंगी, क्योंकि बच्चों का यही होता है, छुट्टियों में बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। तो मैंने देखा कि मेरे घर पे मेरे दूर की रिश्तेदार की एक लेडी आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे इतना खुश देखकर पूछा कि इतनी क्यों खुश हो तुम, उछल कूद रही हो? तो मैंने बोला कि दादी मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, अब 1 महीने में मैं फ्री हूँ। तो वो दिन दिन में मिलने के लिए मेरे घर पे आई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम 1 महीना मेरे साथ चलो। तो वो मेरे लिए बहुत हैरानी भी थी और मेरे लिए बहुत खुशी का भी माहौल था, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने रिश्तेदारी में जाने के लिए पूछा ही नहीं था। मुझे मेरे मम्मी मुझे साथ ही नानी के यहाँ लेके जाती थी और साथ ही ले आती थी। तो कभी अकेले किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। और आप लोगों को सबको पता है, मैं एक हरियाणा के गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे यहाँ तो ये कल्चर है कि जब भी कोई मेहमान घर पे आता है तो हम उसके लिए जो भी चाय कॉफी या फिर उसके लिए नमकीन वगैरह सर्व करते हैं। और उस टाइम क्या होता था ना कि बहुत ज्यादा उतने नमकीन वगैरह घर पे नहीं होते थे, तो सिर्फ मेहमान के लिए लाए जाते थे और मेहमान के जाते तुरंत भाई बहन उस पर टूट पड़ते थे। तो वही ऐसा होता था। तो जब मुझे ऐसा पता चला कि मुझे ये 1 महीना अपने साथ लेके जाना चाहती है, तो मैं तो वहां मेहमान बनकर रहूंगी। और मेहमान बनकर रहूंगी तो उसके बाद में फिर मुझे पूरा 1 महीना जो है चेयर टेबल लगाकर मेरे लिए भुजिया बिस्किट रखे जाएंगे। और मैं इसी उम्मीद से, और मैंने अपने पापा को देखा तो मेरे फादर ने फर्स्ट टाइम, वैसे मेरे फादर स्ट्रिक्ट थे बट फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे जाने के लिए हाँ कर दिया। तो वो मेरे को लेके गई। लगभग हम लोग शाम के टाइम वहां पहुंचे थे। एंड वहां पहुंचने के क्योंकि रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते, तो उस टाइम उन्होंने कुछ भी सर्व नहीं किया, कोई भी चीज, सिर्फ पानी पूछा था उन्होंने। तो मुझे लगा कि शायद रात हो गई है और दुकानें सारी बंद हो गई होगी, तो शायद हो सकता है कि कल से मेरी मेहमान नवाजी शुरू होगी। मैं इसी बात को सोचकर मैं सो गई। सुबह वहां जो है 5 बजे उठा दिया गया। यदि कोई लोग गांव से देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को तो वो इस बात से रिलेट करेंगे कि गांव में आज भी लोग अलार्म से कम उठते हैं, बल्कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो अनाउंसमेंट होती है उससे लोग उठ जाते हैं। वो 4 या 5 बजे अनाउंसमेंट हो जाती है कि क्या दिन है, क्या तारीख है। तो 5 बजे मुझे भी उठा दिया गया और मैं तो बिल्कुल रेडी नहीं थी उठने के लिए इतना जल्दी, और मैं भी 9-10 साल की थी। तो उन्होंने मेरी जो लेडी एक लेके गई थी उनकी लड़की ने मुझे कहा कि चाय बनाना है, चाय बना दो। तो मैंने कहा मुझे चाय बनाना नहीं आता। तो मुझे लगा कि शायद रिचुअल्स होता होगा, कोई रिवाज होती होगी कि जब भी किसी के जाते हैं तो शायद एक दिन के लिए कुछ ऐसा होता होगा। तो मैं भी बच्ची थी, तो उन्होंने सुबह से लेके मुझे रात को 10:30 बजे तक बर्तन धोना या सारी एक्टिविटीज के अंदर मेरा उन्होंने साथ लिया और मुझे सिखाते गए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझसे पूछा सब सीख गई हो क्या? तो मुझे लगा कि शायद आज आज का इनका सीखने का दिन था, कल से शायद मेरी मस्ती के दिन शुरू हो जाएंगे। तो मैंने एक प्यारी सी स्माइल की और मैंने कहा कि मैं सब सीख गई हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो होना था वो आप इमेजिन कर ही लिया होगा।
नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हुआ कि सारा घर का काम मुझसे करवाना शुरू कर दिया। वो लोग खेत में जाते थे, उनकी फैमिली, एंड मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ चुका था। मतलब एक बच्ची होने के नाते मेरे मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे एक सर्वेंट हो। उस टाइम मेरे पास कोई फोन, पर्सनल फोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली से बात कर सकूं। मैं वहां 20 दिन रही। 20 दिन मुझे बहुत बुरे तरीके से मुझे हर काम करवाया जाता था, हर चीज। मेरी एक फ्रीडम छीन चुकी थी वहां पे। मतलब मुझे एक फ्रीडम नहीं था कि मैं एक फैमिली से खुल के बात कर सकूं या मैं घर जा सकूं। वो कहते हैं ना कि भारत गुलाम हुआ करता था। मैंने उस टाइम ना वो 20 दिन महसूस करके देखा कि गुलामी क्या चीज होती है। मुझे लगा था कि शायद मैं अपनी फैमिली के पास वापस नहीं लौट पाऊंगी। जब भी कभी वो मुझे खेत में लेकर जाते थे तो मैं वहां से सोचती थी कि क्या मेरे गांव की कोई गाड़ी दिख जाए और मैं उसकी डिग्गी में चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी यहाँ से, मेरे घर चली जाऊंगी। मेरे ऐसे ही मेरे साथ चीजें हो रही थी। रात को मेरे साथ ऐसे ऐसे सपने आते थे कि कोई ना कोई मेरा गला दबा रहा है और मैं मर जाऊंगी। मतलब मुझे कई बार रोने भी लग जाती थी वहां रात को उठने के बाद में। तो ये चीजें जो है मेरे साथ होने लगी। और 21वें दिन, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी थी, 21वें दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहां का एक लड़का जो मेरे रिश्ते में मेरा चाचा लगता है, वहां के एक रूम का एक लाइट फ्यूज हो गया। और उसके बाद में मोस्टली क्या होता है, हमारे घर में कोई बच्चा आया होता है तो हम बच्चे को ले जाते हैं दुकान पे ना, कि चलो तुम चल रहे हो क्या साथ में। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि चलो। मैं तो खुश हो गई कि कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है कि थोड़ी देर में बाहर जाके आ पाऊंगी दुकान पे। तो जब वो लेके गए तो आते टाइम उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करना, आज मेरे वाले बेड पे अलग से सो जाना जाके, और किसी को बताना मत। तो मैं हमेशा क्या होता था, जो मुझे लेडी लेके गई थी उसकी बेटी के साथ में सोती थी जो मेरी बुआ लगती थी। उन्होंने, अंकल ने कहा कि मेरी चारपाई पे तुम सो जाना, कोई उठाने की कोशिश करे तो मत उठना। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा लेकिन ऐसा क्यों? एक्साइटमेंट भी थी, चीजों का कुछ पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हम कुछ गेम खेलेंगे। तो मैंने बोला बताना क्यों नहीं है किसी को? बोला कि ऐसा गेम है, ये तुम इनको बता दोगी ना तो तुम्हें खेलने नहीं देंगे। देखो सारे तुम्हारे दुश्मन है, सारा दिन तुमसे काम करवाते रहते हैं। तो ये चीजें उन्होंने मुझे बोली। और उस टाइम छोटा फोन होता था तो सांप सीढ़ी उसके अंदर खेली जाती थी। तो मुझे लगा शायद ऐसा ही कोई गेम होगा, मैं शायद फोन में खेलूंगी। तो मैं बहुत एक बार के लिए एक्साइटेड भी थी। मैं घर आई, मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि हम गेम खेलेंगे, कोई तो इंसान है जो मेरे बारे में सोचता है। बट जैसे जैसे 10:30 बजे का टाइम हुआ, धीरे धीरे सोने का टाइम हुआ, तो मेरी हार्ट बीट ना बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। मतलब ऐसे फास्ट कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ ठीक नहीं है। और उस चक्कर में मेरी जो बुआ थी जिनके साथ मैं सोती थी, मैं उन्हीं की चारपाई पे सो गई, क्योंकि मेरे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जहां रोज सोती थी मैं वहीं सो गई। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझसे पूछा कि तू मेरे वाली पे क्यों नहीं सोने आई। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आज सोती हूँ। तो ये चीजें चली। मतलब उसके बाद में क्या हुआ कि जो उनकी बहन थी, उनकी बहन और उनके बड़े भाई की शादी हो चुकी है, उनकी भाभी, वो लोग बाहर के रूम में ना सिलाई कर रहे थे। तो मेरे ऐसे ही दिल से एक बात आई कि मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी मेरे मन में कि मैं छुपा नहीं पा रही थी उस खुशी को कि कोई मेरे बारे में इतना सोचता है। तो मैंने बताना सोचा। वो वहीं पे बैठा था तो मैंने कहा एक बात बताऊं। तो उन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया उस लड़के ने कि नो एंट्री, मतलब कि मत बताओ। तो मैंने बोला इनको अंदर भेज दो। तो मुझे नहीं पता था कि वो क्यों छुपाना चाह रहे हैं। फिर मैंने वो बात हंसते हंसते बताई। और मुझे तो वो गेम नहीं समझ में आया, लेकिन वो लोग अडल्ट थी, जो दोनों लेडी थी, वो 24-25 साल की थी उस टाइम। और उन्होंने वो पूरा गेम समझ लिया और उन्होंने जाके उनको थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए और बहुत उनको भला बुरा कुछ बोला उस लड़के को। मुझ तो जब मैं थोड़ी देर बाद वहां गई जहां उसको मारपीट हो रही थी उसके साथ में, वो माफी मांग रहा है उससे कि आगे से नहीं हो गया, गलती हो गई मुझसे ये वो। तो तब मुझे पूरा गेम तो नहीं समझ में आया, बट मुझे इतना जरूर समझ में आ गया कि जो भी गेम मेरे साथ खेला जाने वाला था वो इतना गेम खतरनाक होने वाला था कि शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। बट कुछ सपोर्ट के बाद में मुझे अलग कॉर्नर में ले जाकर ये बोला गया कि ये बात किसी को शेयर करी तो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे इस तरीके से धमकाया गया। मेरा वहां जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। इतनी चीजें मेरे साथ खराब हो चुकी थी जो मैं हर एक एक बात शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे।
ये बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लड़कियां देख रही है जिनके साथ उनके फैमिली के, उनके रिलेटिव के कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो समझ सके, वो गुड टच बैड टच समझ सके, वो अपने लिए आवाज उठा सके। इसलिए आज मेरा खुलकर बोलना बहुत जरूरी है। जब ये चीजें हुई, मुझे समझ में आ चुका था कि अब तो ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, मुझे कैसे भी घर जाना है। और कहते हैं ना कि सच्चे दिल से कोई चीज मांगो तो मिल जाती है। अगले दिन मेरे पापा मेरे परिवार की एक लेडी को लेकर उसी गांव में गए थे, कोई काम से गए थे वो लोग। तो अपने यहाँ एक रिवाज होती है ना कि ऐसा होता है कि जब भी कोई आसपास कहीं जाना हो तो रिश्तेदारी यदि वहीं पे हो तो मिलके जरूर आते रिश्तेदार से। तो मेरे फादर भी वहां आ गए। मेरे फादर को मैंने बोला कि पापा मुझे घर जाना है, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं उन सब लोगों के सामने मेरे फादर को पूरी बात नहीं बता सकती थी। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा एक राउंड कल और लगेगा, मैं तुम्हारी नोटबुक्स यहीं ला दूंगा। क्योंकि मेरे फादर को नहीं पता था कि क्या चीजें हो रही है। मैं रोने लग गई कि पापा मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। तो मेरे फादर मुझे साथ में घर लेके आए। मैंने आते ही मेरी मम्मी को सारी बात बताई, सारी बातें शेयर करी, और मेरी मदर ने मेरे लिए स्टैंड लिया, और इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने उनको फोन करके काफी कुछ बोला, बहुत सारी चीजें जो है उनको बोली। हाँ, कुछ लीगली एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन उस टाइम जितना हो सकता था उन्होंने किया। और उसका ये परिणाम मिला कि उस इंसान ने जिंदगी में कभी भी हमसे नजर नहीं मिलाई और कभी भी ऐसा कुछ हरकत नहीं हुई। तो ये जो जर्नी थी, जब मैं घर लौटी, ये जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और शायद आज मैं जो हूं उसमें उस जर्नी का बहुत बड़ा हाथ है, यदि मैं कहूं तो। और ये मैं कहूं तो बचपन की एक ऐसी कहानी जो आज भी मेरे साथ है, और जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी है ताकि मैं और लड़कियों के लिए कुछ कर पाऊं। मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल्स जिंदगी में नहीं होंगे तो कोई भी स्टोरी हिट नहीं होती। और फिर मैंने ठान लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो घर वाले सपोर्ट करे या ना करे, कोई भी सपोर्ट ना करे, बट अब मुझे ये जंग लड़ना है। अब मुझे हार नहीं मानना है, किसी भी हालात में मुझे अब पीछे नहीं हटना है।